डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर क्लास 9th में पढ़े जाने वाली बायोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि आजकल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टिश्यूज का अगला वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन सी गिनती का वीडियो लेक्चर है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले 3 वीडियो लेक्चर्स देकर प्लांट टिश्यूज के टॉपिक को पूरी तरह से खत्म करा दिया है। हाँ जी, 3 वीडियो लेक्चर्स में प्लांट टिश्यूज के टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से खत्म कराया है। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे एनिमल टिश्यूज का इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। यानी आज के वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं? क्यों बच्चों, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया कि टिश्यूज क्या होते हैं? और क्योंकि टिश्यूज सिर्फ हम इंसानों के शरीर या सिर्फ पेड़ या सिर्फ पौधों के शरीर में नहीं, बल्कि धरती पे मौजूद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में रहकर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। एक्चुअली में टिश्यूज क्या है? टिश्यूज वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो मिलकर काम करते हैं, एंड दीज क्लस्टर और दीज ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एट डिफरेंट लोकेशंस इन आवर बॉडी। आज हम बात करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। जिस तरह से हमने प्लांट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन स्टडी किया था, ठीक उसी तरह एनिमल टिश्यूज भी हमारे शरीर में डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन साइज, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन शेप, यानी किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू का हमारे शरीर में फंक्शन क्या है, इस बेसिस पे। दूसरा, उस पर्टिकुलर टिश्यू की हमारे शरीर में लोकेशन क्या है, इस बेसिस पे। और तीसरा, उस पर्टिकुलर टिश्यू की हमारे शरीर में शेप क्या है, या मुझे कहना चाहिए कि उसका साइज क्या है। सो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द शेप, द साइज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी और इन एनिमल्स। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंसानों की बात हो रही है, मतलब ये है कि सभी जानवरों की बात हो रही है। इन ह्यूमन बॉडी और इन एनिमल्स द टिश्यूज आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, आपने सही सुना। आइए शुरू करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक, जिसका नाम है एनिमल टिश्यूज। और एनिमल टिश्यूज को हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। बिल्कुल सही आपने सुना, 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। वो 4 कैटेगरीज में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, समझाएंगे, जरूर समझाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, जो हमें मूवमेंट करने में, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है, उनका जिक्र हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं का जिक्र हो रहा है। एंड देन कम्स हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये वो टिश्यू है जो बॉडी में चीजों को कनेक्ट कर रहा है। और कनेक्टिव टिश्यू का सबसे प्यारा एग्जांपल मैंने आपको अपने सबसे पहले वाले वीडियो लेक्चर में दिया था कि हमारे शरीर में ब्लड, हमारा खून एक ऐसा टिश्यू है, क्योंकि ब्लड में सेल्स तो है ही ना। हमारे शरीर में जो ब्लड है वो एक्चुअली में क्या है? आरबीसी। आरबीसी मतलब क्या है? रेड ब्लड सेल। तो एक सेल तो नहीं है, बहुत सारे सेल हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, जो सब मिलकर क्या बना रहे हैं? टिश्यू। कैसा टिश्यू? ब्लड की फॉर्म में। और वो भी एक ऐसा टिश्यू जो पूरी बॉडी में मूव कर रहा है। दैट इज वाई पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। हेंस हम कह सकते हैं कि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। एक बच्चा कहता है ऐसे तो पूरी बॉडी को हमारी बोन्स भी कनेक्ट कर रही है, तो आप क्या बोन्स को भी कनेक्टिव टिश्यू मान लोगे? बेशक हमारी बॉडी में जो बोन्स है, यानी कि हड्डियां हैं, उनमें सेल्स तो हैं, और वो सभी सेल्स मिलकर पूरे शरीर का एक ढांचा तैयार कर रहे हैं, पूरे शरीर का एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जिस फ्रेमवर्क पे हमारे ऊपर स्किन की परत चढ़ी हुई है, अंदर ऑर्गन्स है, बहुत कुछ हमारे शरीर में मौजूद है।
दिस इज द रीजन माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों कि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रही है। यही वजह है कि इन्हें नाम दिया गया कनेक्टिव टिश्यू। और भी है, ऐसा नहीं है, हम उनके बारे में जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज नर्वस टिश्यू। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। ये 4 एग्जांपल, सबसे पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है आपका मस्कुलर टिश्यू, और तीसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। अगर मैं इन चारों के बारे में डिटेल में अभी बात कर दूंगा तो बहुत ज्यादा मिक्स मैच हो जाएगा, बहुत ज्यादा मसाला बन जाएगा कि चारों के बारे में एक साथ बात क्यों कर रहे हो। क्यों ना मैं हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू पे एक स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर करूं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर जरूर है, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में अगर मैं कोई टॉपिक खत्म कर दूंगा तो वो है हमारा सबसे पहला टिश्यू जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब पहले थोड़ी सी बातें आप एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जान लो, फिर मैं एपिथेलियल टिश्यू की डिटेल में जाऊंगा। अब सवाल आता है सर ये एपिथेलियल टिश्यू है क्या? याद करो, इसी से मिलता जुलता शब्द मैंने आपको प्लांट टिश्यूज में पढ़ाया था जिसे हमने नाम दिया था एपिडर्मिस। जिस तरह से प्लांट की बॉडी में प्लांट के पूरे बॉडी को कवर करने के लिए उसके पास एक परत होती है। परत मींस कवर, कवर मींस लेयर, एक ऐसी लेयर जो प्लांट की बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को कवर कर रही है। उस लेयर को प्लांट्स के केस में हमने नाम दिया था एपिडर्मिस। जिस तरह से प्लांट्स के केस में प्लांट की बॉडी को कवर करने के लिए उनके पास होती है एक स्पेसिफिक परत, एक स्पेसिफिक लेयर, एक स्पेसिफिक कवरिंग जो उनकी सुरक्षा भी करती है और बहुत सारे अलग 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 फंक्शन भी परफॉर्म करती है। उस लेयर को प्लांट्स के केस में हमने नाम दिया था एपिडर्मिस। In a similar manner, the body of an animal is also protected by an outer covering. The body of an animal is also protected by an outer covering, as well as there is also a covering which is lining the inside parts of the body. यानी हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके ऊपर एक परत होती है, और हमारे शरीर के आंदरूनिक हिस्से यानी जो इनर पार्ट्स है, इनर पार्ट मींस ऑर्गन्स है, ब्लड वेसल्स है, और बहुत सारे अलग 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 हिस्से हैं जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। बहुत कुछ है यार, अपने आप में पूरी दुनिया है हमारा शरीर। सो हमारे शरीर को अंदर से अगर कोई चीज कवर कर रही है, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का कवर है, सब जगह एक प्रकार की सुरक्षा कवच हो ये जरूरी नहीं है। तो मेरे फूड पाइप को अंदर से कवर करने वाला अलग परत है। मेरी ब्यूकल कैविटी, ये जो हमारा माउथ होता है, यह खाना खाते हैं, चबाते हैं, इस पूरे हिस्से को ब्यूकल कैविटी कहा जाता है। आप 10th क्लास में पढ़ोगे ब्यूकल कैविटी। कैविटी मतलब कोई भी ऐसी जगह हमारे शरीर में जो खाली है, जहां कुछ जा सकता है। तो हमारे माउथ में जा सकता है, फूड पाइप में उतर के हमारे स्टमक में आ सकता है। तो ये सब कैविटीज का काम कर रहे हैं। हमारे शरीर की ये वो जगह है जहां पे चीजें जा सकती हैं या चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल नॉस्ट्रिल्स, आपके नाक में सांस जा सकती है और सांस आ सकती है। आपके कान, ये सब कैविटीज हैं, कुछ ऐसी जगह जहां से शरीर के अंदर एंट्री और एग्जिट हो सकता है। तो यहां से खाने का एंट्री और खाने का एग्जिट होता है। यहां से आप अच्छी तरह जानते हो कि स्मेल जाती है, स्मेल आती है या गंदगी बाहर निकलती है। यहां से ध्वनि का एंट्री और एग्जिट होता है। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में कैविटी कहलाते हैं। तो चाहे बॉडी के बाहरी हिस्सों की बात करूं या बॉडी के अंदरूनी हिस्से की बात करूं, इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स the internal organs as well as the internal components as well as the external part of the body is covered by a protective layer which is called as epithelial tissue। बिल्कुल सही, यानी हमारे शरीर के अंदर वाले हिस्से, हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे शरीर के अंदर की बहुत सारी इंटरनल लोकेशंस, और साथ ही साथ हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा
सुरक्षित कवर्ड है एक ऐसे सेल्स की लेयर से जिस सेल्स की लेयर के क्लस्टर को कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू एक प्रकार का आउटर कवरिंग टिश्यू है। अब जानते हो ये सारी बातें सुनते सुनते एक बच्चा फट से क्या बोला, सर क्या कह रहे हो, हमारी बॉडी तो बाहर से स्किन से कवर्ड है। जी हां, हमारी बॉडी बाहर से स्किन से कवर्ड है। तो क्या मैं स्किन को एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल मान सकता हूं? जी हां, माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, आवर स्किन is an example of epithelial tissue. So what is epithelial tissue? Epithelial tissue एक प्रकार की कवरिंग है। वो कवरिंग हमारे शरीर में कहीं भी हो सकती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है ये मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आप यही बोल सकते हो दैट एपिथेलियल टिश्यू प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द एंटायर बॉडी बाय कवरिंग इट फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ स्किन। जी हां, एपिथेलियल टिश्यू मानव शरीर या किसी जानवर के शरीर को बाहर से कवर करके एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, जिससे कि हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की चोट या किसी भी प्रकार की इंजरी से एक बचाव मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको चोट लगी नहीं सकती, ऐसा नहीं है कि कीटाणु शरीर में नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि मच्छर काट नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि चींटी काट नहीं सकती, ऐसा नहीं है कि चोट लग नहीं सकती, सब हो सकता है। लेकिन फिर भी अंदर से हमारे शरीर को बचाने के लिए बाहर से जो ये सुरक्षा कवच है ये स्किन की फॉर्म में मौजूद है, और इसी सुरक्षा कवच को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसका मतलब स्किन is an example of epithelial tissue. Apart from that, the epithelial tissue of our stomach, the epithelial tissue of our food pipe and the epithelial tissue of our intestine, हमारे intestine का epithelial tissue अंदर से पानी एब्जॉर्ब करता है, बॉडी के लिए जो जरूरत के अनुसार काम आता है। यानी द एपिथेलियल टिश्यू और द इनर लाइनिंग ऑफ आवर इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली परत है वो हमारी बॉडी में जो भी खाना गया या जो भी चीजें हम खा रहे हैं उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करता है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। हमारे शरीर में बहुत सारे अलग 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 जगहों पे ग्लैंड्स होते हैं। एक बच्चा बोला ये ग्लैंड्स क्या होते हैं? अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया। ग्लैंड्स भी एक प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू है, अभी मैं उनके बारे में बताऊंगा। ग्लैंड्स हमारे शरीर में एक प्रकार के पाउच है, इस तरह से पाउच की तरह स्ट्रक्चर होता है जिनमें कोई ना कोई केमिकल भरा होता है। केमिकल भरा होता है मतलब केमिकल मौजूद होता है। वो केमिकल हमारे शरीर में किसी ना किसी फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करता है। सर मैं समझा नहीं आपकी बात, समझाओ जरा ढंग से। आप लोगों ने अपने घर परिवार में किसी ना किसी के मुंह से या किसी ना किसी को ये कहते हुए तो सुना होगा थायराइड नाम की बीमारी हो गई है, मुझे थायराइड हो गया। थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। तो थायराइड एक ग्लैंड है जो थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक उसी तरह हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा वो जिसे हम थूक कहते हैं। तो थूक यानी कि आप कहते हैं यार क्या खाना है, मुंह में पानी आ गया। तो कैसे आया? आपके ब्रेन ने आंखों की मदद से खाने को देखा, तो खाने को जब ब्रेन ने देखा तो ब्रेन ने सिग्नल भेजा माउथ को कि अच्छा खाना है, बहुत टेस्टी है, मुंह में पानी आ गया। या आप खुद ही कोई बटन दबाते हो और मुंह में पानी आता है? नहीं। यानी मुंह में जो पानी आना हिंदी में आप बोल रहे हो, साइंटिफिकली वो क्या है? साइंटिफिकली वो सलाइवा है जो कि हमारी बॉडी में उस समय सिक्रीट हुआ। किसके थ्रू? ग्लैंड्स के थ्रू, जो कहां मौजूद है? हमारी ब्यूकल कैविटी में। तो उन ग्लैंड्स में भी जो ग्लैंड की फॉर्मेशन में सेल्स जिम्मेदार हैं, वो टिश्यूज एक्चुअली में और कोई नहीं है बल्कि एपिथेलियल टिश्यू है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों को ये बातें समझ आ रही हैं। अब सवाल ये आता है कि सर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपने ये बता दिया कि वो होता क्या है, एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर में काम क्या कर रहा है ये भी आपने बता दिया, और कुछ एग्जाम्पल देके आपने ये भी बता दिया कि वो कहां कहां मौजूद होकर क्या क्या काम कर सकता है। व्हाट नेक्स्ट? अब मैं आपको बताऊंगा कि एपिथेलियल टिश्यू जब हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है और अलग अलग जगहों पे कवरिंग बना रहा है, तो क्या सब जगहों की कवरिंग एक जैसी है?
क्या सब जगहों पे एपिथेलियल टिश्यू एक जैसा काम कर रहा है? क्या सब जगहों पे एपिथेलियल टिश्यू का एक ही फंक्शन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग लोकेशन पे, क्योंकि हमारे शरीर में एपिथेलियल टिश्यू की शेप अलग अलग जगहों पे अलग है, लोकेशन अलग है, फंक्शन अलग है, डिजाइनिंग अलग है। दिस इज द रीजन कि एपिथेलियल टिश्यू का एक प्रकार नहीं है, बल्कि विभिन्न विभिन्न प्रकार है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी शेप क्या है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका साइज क्या है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी लोकेशन क्या है। आइए जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों। तो एपिथेलियल टिश्यू का सबसे पहला जो आपका टाइप होता है उसे हम कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। बिल्कुल सही, इसे हम कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो, कॉलमनर एपिथेलियम कह लीजिए या एपिथेलियल टिश्यू कह लीजिए। और चौथा होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम और सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। एंड पांचवा होता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, आपके सामने ये 5 नाम जो लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए हैं ताकि ये पांचों नामों को देखकर आपको मतलब समझने में कोई दिक्कत ना आए। इन्हें आप अच्छे से एक बार देखिए, फिर मैं कहता हूं कि आप इन्हें घूरिए, और अगर आपको ये पांचों के पांचों नाम यहां पे जो लिखे हुए हैं वो देखकर चीजें समझ आ रही हैं। एक बच्चा कहता है सर सिर्फ नाम देख के कैसे सब कुछ समझ आ सकता है? नाइस, सिर्फ नाम देख के सब कुछ समझ नहीं जा सकता, लेकिन समझने की कोशिश की जा सकती है। पहला स्क्वैमस, नाम से कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरा क्यूबॉइडल शब्द आपने मैथ्स में सुना है, यानी कुछ क्यूब जैसा। कॉलमनर मतलब कॉलम्स होंगे कुछ ना कुछ, और ये नाम आपके लिए नया है, सीलिएटेड। और ग्लैंडुलर का जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया कि एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लैंड्स कुछ केमिकल स्टोर करते हैं, और जरूरत पड़ने पर जहां उनकी आवश्यकता होती है वहां उन्हें रिलीज करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनके नाम को यही क्यों रखा गया है आपको मतलब समझाता हूं। स्क्वैमस एपिथेलियम एक तरह से वो एपिथेलियल टिश्यू है, स्क्वैमस एपिथेलियम एक तरह से वो एपिथेलियल टिश्यू है जिसके पास सेल्स की एक बहुत ही पतली सी परत होती है, बहुत ही पतली सी परत, और सभी सेल्स का शेप एक जैसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन सभी सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लेयर, एक लेयर की फॉर्म में। जिस तरह से हमारे घरों में कमरे में हम टाइल लगाते हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। इट कंसिस्ट ऑफ, आई रिपीट माय सेंटेंस, इट कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन लेयर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप। यानी इसके पास जो सेल होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होते हैं, क्लोजली प्लेस्ड टू ईच अदर, वेरी सिमिलर टू फ्लोर ऑफ टाइल्स। जी हां, जिस तरह से हमारे घरों में टाइल्स होती हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये एक पतली सी परत है, ये देखिए ये एक डायग्राम बना रहा हूं, पतला सा डायग्राम है, पतली सी लेयर। इस लेयर में आपको नजर आएंगे ये सेल्स है। मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल हो गया। अलग अलग शेप है, जरूरी नहीं है कि सभी सेल्स की शेप एक जैसी हो, लेकिन ये एक पतली सी लेयर बना रहा है, एक पतली सी परत बना रहा है, और ये परत यहां पे कवर हो रही है। इस तरह से जो परत बनती है, इस तरह से ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। इस तरह से
जो सेल्स की लेयर बनेगी, इस तरह से जो सेल्स की लेयर बनेगी, और इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बच्चा कहता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जहां पे ये सेल्स अटैच्ड होते हैं, क्योंकि परत बना रहे हैं। मेम्ब्रेन का मतलब होता है परत, या इंग्लिश में कहूं तो लेयर। तो ये थिन सेल्स की लेयर है, यानी ये थिन सेल्स की एक लेयर होती है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, एक बार डायग्राम को देखो। हो सकता है आपके मन में कोई सवाल उठे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से डायग्रामेटिकली आपको चीजें समझाने की बहुत अच्छी कोशिश करी है, और इसी कोशिश के कारण आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। अब सवाल ये आता है, सर एक बच्चा कहने लगा कि जब इस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स बहुत थिन होते हैं, तो फिर ये सुरक्षा कवच की तरह कैसे काम कर सकता है? और ऊपर से सर आपने कहा, मैंने कहा कि हमारी स्किन भी एक एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है। ऊपर से आप ये कह रहे हो कि इसके सेल्स बहुत थिन है, और वो इतने थिन है जैसे हमारे कमरे में फ्लोर में टाइल्स नजर आती है ना, तो कभी कभी इसे हम लोग पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। पेवमेंट का मतलब होता है फ्लोर जिस पे टाइल लगती है। लेकिन सर पहले उस सवाल का जवाब दो, जब आप ये कह रहे हो कि सेल्स बहुत थिन है, तो फिर ये सुरक्षा कवच की तरह कैसे काम करता है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जो थिन सेल्स का एपिथेलियम होता है ना, वो जहां भी मौजूद होगा वो आसानी से डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे माउथ में अंदर मसूड़ों की परत आपने देखी है। कभी कभी ब्रश करते समय या कुछ खाते खाते मसूड़े कट जाते हैं। उतनी ही ताकत से अगर आप अपनी स्किन को काटो तो क्या स्किन कट जाएगी? नहीं। यानी हमारे माउथ की इनर लाइनिंग थिन है, लेकिन बॉडी की आउटर लाइनिंग थिन नहीं है, फिर भी दोनों एपिथेलियल है। ये तो थोड़ा सा अजीब बात हुई ना? अजीब नहीं है, सुनो। हमारे माउथ की इनर लाइनिंग थिन इसलिए है क्योंकि उसके पास एक ही परत है, पतली सी। लेकिन अगर मैं इसी लेयर के ऊपर एक लेयर और बिठा दूं, ये इस तरह से, ये एक लेयर और बिठा दूं इस तरह से, ये एक लेयर और, ये इस तरह से, फिर उसी के ऊपर एक लेयर और, फिर एक लेयर और, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो आप इमेजिन करिए कि लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, जब ये लेयर के ऊपर लेयर आएगी तो ये काफी थिक हो जाएगा। यानी इतना थिक हो जाएगा कि आसानी से किसी भी प्रकार के नुकसान से आपको बचा सकता है। इतना थिन हो जाएगा कि इतना थिक हो जाएगा कि किसी भी प्रकार के नुकसान से आपको बचा सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू तो है, लेकिन हमारे स्किन में एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर नहीं है, बहुत सारी लेयर्स है, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर। इसलिए हमारी स्किन के इस पर्टिकुलर टिश्यू को एक नया नाम दिया जाता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम यही है, थिन लेयर ऑफ सेल्स। स्ट्रैटिफाइड इसलिए कि वो थिन लेयर ऑफ सेल्स की एक परत नहीं है, परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर परत, तो कई सारी लेयर्स है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आ रहा है। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं हमारे नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसे हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो यहां जगह बनाएंगे ताकि आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के नाम से पता चल रहा है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स की परत होगी, उसमें जो सेल्स की शेप होगी, वो सेल्स की शेप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्यूबिकल होगी, यानी क्यूबॉइडल शेप होगी। इस तरह से एक शेप ऑफ सेल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूसली लेयर बनती है, इनकी लेयर बनती है कॉन्टिन्यूसली। ये इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। इस तरह से आपको लेयर्स देखने को मिलेगी। तो क्यूबॉइडल लेयर देखने को मिलती है, और क्यूबॉइडल
शेप ऑफ सेल्स के जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, यानी इस तरफ इनका न्यूक्लियस इस तरह से बना दिया जाएगा, इस तरह से इनका न्यूक्लियस बना दिया जाएगा, इस तरह से, और ये जो आपकी पूरी की पूरी सेल्स की लेयर है, क्योंकि इसकी शेप क्यूबिकल है, क्यूबॉइडल है, दैट इज व्हाई इसे नाम दिया गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं कि एपिथेलियल टिश्यू के सभी टाइप्स को जो नाम मिला है वो उनकी शेप से मिला है। चलो भाई समझ आ गया। अब सवाल आता है सर ये वाला क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारी बॉडी में कहां मौजूद है? ये वाला क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो लेयर है वो हमारे शरीर में ग्लैंड्स, जहां जहां ग्लैंड्स है उन जगहों पे मौजूद है। यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे सलाइवरी ग्लैंड में होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे थायराइड ग्लैंड में होगा, और हमारी बॉडी के कुछ और इंटरनल ऑर्गन्स में जहां पे ग्लैंड्स हैं, जहां पे केमिकल स्टोर हो रहे हैं, जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जहां पे सिक्रीशन हो रहा है, जहां पे कोई चीज रिलीज हो रही है या कोई चीज स्टोर हो रही है बॉडी के इंटरनल, वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम मौजूद होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बाद तीसरे एपिथेलियल टिश्यू की। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल आपको मैं मिटाऊंगा ताकि बच्चों को मैं कॉलमनर एपिथेलियम बना के दिखाऊंगा। कॉलमनर एपिथेलियम के नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि इसके पास लंबे लंबे कॉलम्स होंगे। कॉलम आप अच्छी तरह जानते हो, इस तरह के कॉलम्स होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह से कॉलम्स होंगे, इस तरह से कॉलम्स होंगे, इस तरह से कॉलम्स होंगे, इस तरह से कॉलम्स होंगे। तो ये जो कॉलम्स है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, इस तरह से जो कॉलम्स है, ये बिल्कुल सही आपने सुना, ये बिल्कुल सही। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपको एक विजुअलाइजेशन मिल सके, आपको चीजें अच्छे से समझ आ सके, एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कि आपको चीजें समझ आ सके कि कैसे कॉलम की फॉर्म में यानी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू इस तरह का दिखेगा। यानी ये लॉन्ग लेयर्स है, कॉलमनर एपिथेलियम हमारे स्टमक में मौजूद हो सकता है और हमारे बॉडी के और इंटरनल ऑर्गन्स में मौजूद हो सकता है जहां पे एब्जॉर्प्शन की जरूरत हो रही है। यानी कहीं ना कहीं क्यूबॉइडल एपिथेलियम से काफी मिलता जुलता इसका फंक्शन है। एक बार अच्छे से आप इसका डायग्राम देख लो ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। ये कॉलमनर एपिथेलियम आपको बताना चाहूंगा हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग के साथ साथ हमारा इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसकी भी इनर लाइनिंग को कवर करता है, जहां पे आपके द्वारा खाए गए खाने को पचाने का होता है काम। तो इस तरह का जो एपिथेलियम है, यहां न्यूक्लियस बना देते हैं, इस तरह का जो एपिथेलियम टिश्यू है जिसकी शेप कॉलमनर है उसे कहा गया है कॉलमनर एपिथेलियम। अब कभी कभी क्या होता है, जो मैंने इससे पहले आपको क्यूबॉइडल बनाया था, कभी कभी इस कॉलमनर के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। कभी कभी क्या होता है कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर, अब कॉलमनर के अलावा अगर मैं यहां क्यूबॉइडल बनाने की कोशिश करूं, कॉलमनर के अलावा अगर मैं यहां क्यूबॉइडल बनाने की कोशिश करूं, कॉलमनर के अलावा अगर मैं यहां क्यूबॉइडल बनाने की कोशिश करूं, कॉलमनर के अलावा अगर मैं यहां क्यूबॉइडल बनाने की कोशिश करूं, कॉलमनर के अलावा अगर मैं यहां क्यूबॉइडल बनाने की कोशिश करूं, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनाने की कोशिश करूं, तो हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम के स्ट्रक्चर पे भी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के स्ट्रक्चर पे भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एक बच्चा बोला भाई ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? बिल्कुल सही, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज सीलिया। बिल्कुल सही, आर कॉल्ड एज सीलिया, CILIA। डायग्राम देखो तब जाके समझ आएगा कि एग्जैक्टली मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज सीलिया। यानी हम कह सकते हैं दैट सम एपिथेलियल टिश्यूज में चाहे सेल्स की शेप क्यूबॉइडल हो या सेल्स की शेप कॉलमनर हो, कुछ हमारे शरीर की इंटरनल लोकेशंस में कॉलमनर सेल्स या क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपरी परत पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बिल्कुल सही, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहा जाता है सीलिया।
एक बच्चा कहता है भाई ये सीलिया करते क्या है? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। सीलिया करता क्या है? सीलिया जहां भी मौजूद होगा उस जगह पे कोई ना कोई चीज की मूवमेंट हो रही होगी। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम लोग खाना खाते हैं तो फूड पाइप से खाना नीचे उतरता है, तो कहीं ना कहीं फूड पाइप में खाने की मूवमेंट हो रही है, हाँ है ना। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पानी हमारे बॉडी में हमारी किडनीज में पहुंचकर फिल्टर होता है, तो हमारी किडनी में पानी को फिल्टर करने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स। उस जगहों पर जहां जहां पर बॉडी में मूवमेंट हो रही है, उन जगहों पर जहां जहां बॉडी में मूवमेंट हो रही है, मूव करने वाले सामान को, चाहे वो सामान सॉलिड हो या वो सामान लिक्विड हो या वो सामान सेमी सॉलिड हो, उसे मूव करने के लिए एक धक्का चाहिए होता है, एक धक्का। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स सामान को पुश करते हैं। सच अ एपिथेलियम, वेदर इट इज अ कॉलमनर सेल वाला एपिथेलियम or whether it is a cuboidal cell wala epithelium, such a epithelium which consists of cilia is called as ciliated epithelium। बिल्कुल सही, यानी इस तरह का जो एपिथेलियम होता है वो कहां मौजूद होगा? हमारे ईसोफेगस में, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जहां यूरिन स्टोर होता है, हमारे किडनी में, और उन सब जगहों पर जहां पे कोई ना कोई चीज की मूवमेंट हो रही है हमारे शरीर में मौजूद होगा सीलिया वाला एपिथेलियम विच इज कॉल्ड एज सीलिएटेड एपिथेलियम। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों को बातें समझ आ रही। अब कभी कभी क्या होता है कि ये कॉलमनर एपिथेलियम में यहां पर क्रिएट हो जाते हैं पाउच, इस तरह से पाउच क्रिएट हो जाते हैं, ये इस तरह से पाउच क्रिएट हो जाते हैं। पाउच, अगर इस तरह से पाउच क्रिएट हो गए, बिल्कुल सही, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से कटोरी बन जाती है, कुछ ना कुछ कटोरी बन जाती है, बिल्कुल सही। कॉलमनर सेल्स के एपिथेलियम में इस तरह से पाउच इकट्ठे हो जाते हैं और इन पाउचेस में स्टोर करना शुरू करता है कुछ ना कुछ केमिकल, यानी जब कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स के स्ट्रक्चर की ऊपरी लेयर में पाउच क्रिएट हो जाएगा, पाउच, और उस पाउच में स्टोर होना शुरू हो जाएगा किसी ना किसी प्रकार का कोई केमिकल या कोई हार्मोन या कोई एंजाइम जो बॉडी में किसी ना किसी प्रकार के बायोलॉजिकल फंक्शन को कैरी करने में मदद करेगा। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे बच्चों, ये बात मैं आपको पहले भी कहता आया हूं कि जब भी मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, एक चीज बताऊंगा तो मन में हजारों सवाल उठ सकते हैं, लेकिन जब तक सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं तब तक चीजों को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, वरना अगर हर सवाल के पीछे भागोगे तो बायोलॉजी की दुनिया बहुत वास्ट है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे आपको नया ज्ञान जरूर मिलेगा। So whatever I tell you is not just sufficient from the topic point of view but very much sufficient from your class point of view। यानी टॉपिक के नजरिए से ये कभी मत सोचना कि जितना भी ज्ञान मैंने आपको दिया है वो सफिशिएंट है, नहीं। बायोलॉजी बहुत वास्ट है, अगर मैं 4 बात बता रहा हूं तो इसका मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शायद मैं नहीं बता रहा हूंगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस से रेलेवेंट नहीं है या अभी हमें 9th क्लास में नहीं जाननी है। दिस इज द रीजन दैट व्हाटएवर थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, व्हाटएवर थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू आर नॉट जस्ट सफिशिएंट बट यस वेरी मच सफिशिएंट। तो इस तरह का कोई भी कॉलमनर एपिथेलियम या कभी कभी क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी पाउच बना लेता है, लेकिन कॉलमनर एपिथेलियम जब पाउच बना लेता है तो वो पाउच ग्लैंड बन जाता है और उस ग्लैंड में कोई ना कोई केमिकल या कोई ना कोई हार्मोन जो बॉडी के किसी बायोलॉजिकल फंक्शन में काम आ सकता है, जैसे थायराइड हार्मोन आपके बॉडी में ग्रोथ के फंक्शंस में और मेटाबॉलिक फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, बॉडी में एनर्जी बनाने में मदद करता है। ऐसे कई सारे और हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन सभी हार्मोन्स को बॉडी में, उन सभी केमिकल्स को बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होने की जगह तो चाहिए, तो जिन जगहों पे वो स्टोर होते हैं उस पर्टिकुलर टिश्यू को हम कहते हैं ग्लैंड, और उस टिश्यू का जो मेन जिम्मेदार टिश्यू होता है उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों घूरो
देखो, एक एक पर्टिकुलर नाम आपके सामने है और ये सारे के सारे नाम आपके सामने होने के बाद का मतलब हुआ कि आपको चीजें समझ आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारे शरीर में, कैसे हमारे पूरे सिलेबस में हमारे एपिथेलियल टिश्यूज को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वाज प्राइमरीली not just the introduction, but yes, in this video lecture I have covered the entire topic of epithelial tissue। आपने सही सुना और सही समझा। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इससे पहले कि आप कुछ और चीज जानने की इच्छा जगाओ, मेरी आपको सजेशन है कि पहले किताब खोलो, उस पे नजरें लगाओ, जो मैंने है बिठाया उसे पढ़ो और दिमाग में बिठाओ। फिर लौट के आऊंगा, आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा और सेकंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू का नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, दिल थाम के बैठिए, मत करिएगा अपना टाइम वेस्ट। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो लेक्चर में दी गई सारी बातें अच्छी लगी, समझ आई और बहुत अच्छे से क्लियर हुई, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। सबका भला करे, हमेशा से मैंने यही चाहा है और चाहूंगा। आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू।